जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। झारखंड जीके अगर हमारा अच्छा है तो झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम कॉन्फिडेंटली निकालेंगे, चाहे वह जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल या फिर झारखंड एसआई हो। हर एक एग्जाम में झारखंड जीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मेरिट लिस्ट में नाम चमकाने के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी हम करेंगे उड़ान की झारखंड ऑब्जेक्टिव वाली बुक, जो कि एक बहुत मोटी तगड़ी बुक है। लगभग इसमें 9000 क्वेश्चन है और इसे हम लोग 30 दिनों में कवर करेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है। प्रश्नों के महासागर का महासंग्राम है उड़ान झारखंड वस्तुनिष्ठ, और ये लेटेस्ट अपडेटेड बुक है। पूरी तरह से इसे कवर करेंगे, अच्छे से सुनिएगा और उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा झारखंड जीके की तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। अगर आपने इसके पहले डे 1 नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। आप केवल ध्यान से सुनेंगे तो आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए चलिए, किस जनजाति के आज हम देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। क्या देखेंगे? झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश और उससे संबंधित सारे के सारे प्रश्न देखेंगे। तो किस जनजाति के लोगों के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो ये कौन सी जनजाति थी? तो मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई थी। याद रखिएगा, मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा, मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई थी। मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो ये थे रीता मुंडा। क्या थे? कौन थे? रीता मुंडा। याद रखिएगा, रीता मुंडा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा के द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो मुंडाओं का शासक सूतिया पाहन को चुना गया था। और किसके द्वारा? तो रीता मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा? रीता मुंडा के द्वारा। सूतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? तो सूतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम रखा था सूतिया नागखंड। क्या? सूतिया नागखंड। सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? सूतिया नागखंड का प्रथम राजा सूतिया पाहन था। सूतिया नागखंड का प्रथम राजा सूतिया पाहन था। सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा मदरा मुंडा था। याद रखिएगा, सूतिया नागखंड का पहला राजा सूतिया पाहन, अंतिम राजा मदरा मुंडा। सूतिया पाहन को किसके द्वारा राजा बनाया गया? रीता मुंडा के द्वारा। सबसे पहले झारखंड राज्य के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको किस किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया? मुंडा जनजाति के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। नागवंशी राज्य की स्थापना, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम शताब्दी में। याद रखिएगा, नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में की गई थी। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। किसने? फनी मुकुट राय ने की थी नागवंशी राज्य की स्थापना। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा थे फनी मुकुट राय। अरे, जिसने शुरुआत किया वही तो राजा होगा प्रथम, तो प्रथम राजा था फनी मुकुट राय। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहां थी? नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहां थी? याद रखिएगा ये सारे के सारे बात। तो ये थी सुतियाम्बे। कहां पर? नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की राजधानी थी सुतियाम्बे। सुतियाम्बे। जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? नागवंशी राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में करी गई थी। जे रीड के अनुसार। किसके अनुसार? जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में करी गई थी। वहीं पर अब बात करते हैं कि जो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का जो राज्य था वो कितने परगनों में विभाजित था? 66 परगनों में। याद रखिएगा, 66 परगनों में विभाजित था। किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? किस राजा को नागवंश का? तो फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को किसका नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? किसे? फनी मुकुट राय को। आगे देख लेते हैं। फनी मुकुट राय का विवाह, यानी कि फनी मुकुट राय की जो शादी हुई थी वो किस राजघराने की राजकुमारी से हुई थी? तो याद रखिएगा, फनी मुकुट राय की शादी पंचेत राज्य के राजघराने की राजकुमारी से हुई थी। ठीक है, तो पंचेत राजघराने की राजकुमारी से फनी मुकुट राय की शादी हुई थी। फनी मुकुट राय की शादी हुई थी। पंचेत राज्य कहां पर स्थित था? पंचेत राज्य कहां पर स्थित था? तो नागवंशी राज्य, नागवंशी राज्य के पूर्व में, नागवंशी राज्य के ईस्ट साइड में पंचेत राज्य स्थित था। और नागवंशी राज्य की राजा फनी मुकुट राय की शादी पंचेत राज्य के राजकुमारी से हुई थी। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो क्योंझर राज्य को। याद रखिएगा, फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से क्योंझर राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी।
क्योंझर राज्य कहां पर स्थित था? तो क्योंझर राज्य नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित था। कहां पर? क्योंझर राज्य नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित था। अच्छा, अभी इससे पहले हमने क्या देखा कि जो नागवंशी राज्य के पूरब में कौन सा राज्य था? तो पंचित राज्य था। वहीं पर क्योंझर राज्य नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, दक्षिण में स्थित था। नागवंशी राज्य की जो राज्य का जो राजा था फनी मुकुट राय था, और फनी मुकुट राय की शादी पंचेत राज्य की राजकुमारी से हुई थी, और क्योंझर राज्य को जीता था फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से क्योंझर राज्य को। ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? अच्छा, फनी मुकुट राय का दीवान कौन था? तो भव राय श्रीवास्तव। भव राय श्रीवास्तव जो कि फनी मुकुट राय का दीवान था। ठीक है, आगे देखिए, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? तो ये फनी मुकुट राय ही थे जो कि गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान इन्होंने किया था। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने कर दी? तो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने कर दी। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने कर दी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में कराई गई थी। पलामू किले का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में कराई गई थी। प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? अच्छा, प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित कर दिया। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सुतियांबे राजधानी नागवंशी राज्य की। ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से किसको बना दिया? चुटिया को बना दिया। चलिए, अब अगला जो है कि किस निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण किया गया था भीमकर्ण, जो कि एक नागवंशी राजा था, उसके द्वारा। नागवंशी राजाओं के द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? अच्छा, किस राजवंश से? तो याद रखिएगा कलचूरी राजवंश से। कलचूरी राजवंश से प्रभावित था नागवंशी राजाओं का कर्ण उपाधि। ठीक है, कर्ण की उपाधि। अब देखिए बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? अच्छा, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को भीमकर्ण ने पराजित किया था। और यह भी याद रखिएगा कि सबसे पहले नागवंशी राजा जिसने कर्ण की उपाधि धारण की वो भीमकर्ण थे। और कर्ण की उपाधि किससे प्रभावित थी? तो कलचूरी राजवंश से। भीमकर्ण ने सबसे पहले बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को पराजित किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत, जब बरवा की लड़ाई हुई तो जब उसका विक्ट्री हुआ तो भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो इसने बरवा के साथ साथ पलामू के टोरी पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, पलामू के टोरी क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था भीमकर्ण ने। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? अच्छा, ये कौन से नागवंशी राजा थे जिन्होंने किसका निर्माण करवाया था? भीम सागर का निर्माण करवाया था। तो ये नागवंशी राजा थे आपके भीमकर्ण। ठीक है, भीमकर्ण ही नागवंशी राजा थे जिन्होंने भीम सागर का निर्माण कराया था। देखिए, बातों को समझिएगा, चीजों को कनेक्ट करते चलिएगा और ध्यान से सुनते चलिएगा। उसके बाद यकीन मानिए, आप अगर झारखंड के 40 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप 38 प्लस जरूर करेंगे। ये पूरा बुक अगर करेंगे और उसके बाद थ्योरी क्लासेस भी आपके लिए लेकर आई जाएंगी, मतलब पूरा ज्योग्राफी करवा दिया जाएगा। ठीक है, थ्योरी में पूरा ज्योग्राफी एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा, हिस्ट्री करवा दिया गया है, कुछ जो नीतियां वगैरह है उसे करवा दिया जाएगा, और पॉलिटी वगैरह ये ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी वगैरह ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा। लेकिन अगर जेपीएससी की तैयारी आप करते हैं और जेपीएससी 11th जेपीएससी करना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्नलिखित में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? अच्छा, बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को किस देवी देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये वासुदेव की। किसकी? वासुदेव की, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? तो कौन सा यह नागवंशी शासक था जिसने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? तो यह भीमकर्ण था। ठीक है, भीमकर्ण ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, किसके आक्रमण से बचने के लिए भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा स्थानांतरित कर दिया? तो किसके आक्रमण से बचने के लिए? तो मुस्लिम आक्रमणों से बचने के लिए, क्योंकि चुटिया जो था, चुटिया मुस्लिम आक्रमणकारियों के रास्ते में आता था, और इसी कारण से मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी भीमकर्ण ने खुखरा में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन सा नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन था। अच्छा, कौन सा नागवंशी राजा? तो प्रतापकर्ण भी था, याद रखिएगा। प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण, ये सारे के सारे नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन थे, लेकिन भीमकर्ण नहीं था। अब आगे देख लेते हैं कि जो
किस अच्छा नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो जो घटवारों के विद्रोह से, ठीक है? घटवारों के विद्रोह से प्रताप कर्ण एक नागवंशी शासक और उसके शासन के समय उसका राज्य घटवारों के विद्रोह से त्रस्त था। अब देख लेते हैं कि इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया था? अच्छा, प्रताप कर्ण को किले में बंदी कौन बना दिया था? किसने? तो ये तमाड़, मतलब इनमें से कहाँ के राजा ने? तो तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया था। तमाड़ के राजा को मदद निम्नलिखित किसने की थी? अच्छा, तमाड़ के राजा ने बंदी बना दिया था प्रताप कर्ण को, ठीक है, खुखरागढ़ की घेराबंदी करके। उसके बाद वहां से मुक्त होने में प्रताप कर्ण की मदद किसने की थी? तो याद रखिएगा, बागदेव ने। किसने की थी? बागदेव ने प्रताप कर्ण की मदद करी थी। अब देख लेते हैं, खरवार राजा प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था और इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला था? ठीक है, तो ये मिला था कर्णपुरा वाला क्षेत्र। क्या कौन सा क्षेत्र? कर्णपुरा वाला क्षेत्र उसे पुरस्कार के रूप में मिला था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि जो नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कुराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो ये विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करी गई थी। नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कुराम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करी गई थी। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करी गई थी। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्नलिखित में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव मत से थे, तो इन्होंने वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। राम शाह कौन? अब चुप रहना। राम शाह निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? राम शाह किसके समकालीन था? तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। अब देखिए, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? तो नागवंशी शासक यदुनाथ शाह जो थे वो फर्रुख सियर के समकालीन थे। फर्रुख सियर के समकालीन थे नागवंशी शासक। निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार के द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो ये थे आपके सरबुलंद खां। कौन थे? सरबुलंद खां। सरबुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी? तो अपनी राजधानी उन्होंने स्थानांतरित कर दी थी पालकोट में। सरबुलंद खान के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए यदुनाथ शाह, जो कि एक नागवंशी शासक थे, उसने अपनी राजधानी पालकोट स्थानांतरित कर दी थी। पालकोट स्थानांतरित कर दी थी। अब देखिए, शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? अच्छा, शिवनाथ शाह के शासनकाल में कौन से मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? तो ये आपका था फखरुद्दौला। फखरुद्दौला जो कि एक मुगल सूबेदार था, इसने आक्रमण किया था शिवनाथ शाह, जो कि एक नागवंशी शासक था, उसके शासनकाल में। अब देखिए, फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपए की मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया? तो ये था आपका 12,000 रुपए। याद रखिएगा, फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने 12,000 रुपए की मालगुजारी देना क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी कौन सा नागवंशी शासक था? तो उदयनाथ शाह। शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी उदयनाथ शाह। शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी उदयनाथ शाह। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो ये था विष्णु सिंह के माध्यम से। विष्णु सिंह के माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को उदयनाथ शाह मालगुजारी का भुगतान करते थे। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए, उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह नाम निम्न में से कहां का शासक था? तो विष्णु सिंह जो था वो कहां का शासक था भैया? तो वो रामगढ़ का शासक था। कहां का? रामगढ़ का शासक था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी कौन? तो श्याम सुंदर शाह। शिवनाथ शाह का उदयनाथ शाह का श्याम सुंदर शाह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहां आक्रमण किया था? तो वो झारखंड के रास्ते बंगाल पर जाकर के आक्रमण किया था। किसने? मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, तब बंगाल का सूबेदार कौन था? तो उस समय बंगाल का सूबेदार था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, ठीक है।
भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो कौन सा वर्ष था ये भैया? ये था आपका 1742। कितना? 1742 को भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते होकर बंगाल पर आक्रमण किया था। रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? अच्छा, बालाजी राव से किया था किसने? तो ये शिकायत कब? रघुजी, याद रखिएगा, रघुजी भोसले 1743 ईस्वी में, 1743 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया और इसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा राव से कर दी थी। ठीक है। पेशवा बालाजी राव, जब पेशवा बालाजी राव को किसने, अलीवर्दी खान ने शिकायत कर दी, तो पेशवा बालाजी राव आए थे झारखंड, बंगाल गए। तो किस रास्ते से होकर के, झारखंड के किस स्थान से होकर वो बंगाल गए थे पेशवा बालाजी राव? तो याद रखिएगा, ये गए थे राजमहल से होते हुए। कहां से? राजमहल से होते हुए वो गए थे। अच्छा, बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्नलिखित में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गया? तो वो मानभूम के रास्ते, मानभूम के रास्ते वो अपने राज्य लौट गया था। कहां से? मानभूम के रास्ते। अच्छा देखिए, निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन शरणनाथ शाह, याद रखिएगा, शरणनाथ शाह जो कि एक नागवंशी शासक है, और इसके समय जमींदारी प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। अब देखिए, कहता है कि किसने अपनी राजधानी को दोईसागढ़ से सतरंजी, जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, वहां स्थानांतरित, वहां पर अपना राजधानी लेकर के ये चले गए? तो ये एनीनाथ शाह ने। किसने? एनीनाथ शाह ने ऐसा किया था। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? तो अभी जो आप हटिया देखते हैं, हटिया बाजार, मतलब हटिया बाजार जो है, इसको किसने बसाया था? तो ये एनीनाथ शाह ने ही इसे बसाया था। किसने? एनीनाथ शाह ने। अच्छा, नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में यहां पर कौन सा मिलान ऐसा है जो कि गलत है? यहां पर दिखाया गया कौन सा गलत है? ठीक है। देखिए, यहां पर सबसे पहले हमने देखा था कि फनी मुकुट राय नागवंशी राज्य के संस्थापक, ठीक है, और उसने अपनी राजधानी सुतियांबे बनाई। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोईसा बनाया था। यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी पालकोट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, लेकिन शरणनाथ शाह ने अपनी राजधानी रातूगढ़ नहीं बनाई थी। ठीक है। यहां पर कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर पर शासन करने वाली नागवंशी शासकों में से कौन शामिल नहीं था? प्रतापकर्ण थे क्या? जी हां था। विराटकर्ण थे? हाँ थे। छत्रकर्ण थे? हाँ थे। विक्रमकर्ण का नाम हम कहीं पर भी नागवंशी शासकों में नहीं सुनते हैं। आगे देखिए, पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? तो पलामू में सबसे पहले रक्सेल वंशों का शासन स्थापित हुआ था। रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? रक्सेल स्वयं को राजपूत मानते थे। रक्सेल स्वयं को राजपूत मानते थे। रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? तो रक्सेलों का मूलतः राजपूताना क्षेत्र से आगमन हुआ था। रक्सेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये आपकी खरवार जनजाति। जब रक्सेल पलामू में शासन कर रहे थे, तो उस समय खरवार जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी। यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए कौन से वंश ने रक्सेलों को यहां से हटा दिया? तो ये कौन था रक्सेल के बाद? तो रक्सेल के बाद चेरो वंशों ने रक्सेलों को यहां से हटा दिया। रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक कौन थे? तो खरवार जनजाति के शासक प्रताप धवल थे। प्रताप धवल। रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति की, जो कि सबसे सर्वाधिक संख्या में जनजाति थी, उसके शासक कौन थे? प्रताप धवल थे। चेरो वंश की संस्थापना, चेरो वंश की स्थापना किसने करी? चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने करी। चेरो वंश जिसने की रक्सेलों को मार भगाया, उसने उसकी स्थापना किसने की? भागवत राय ने की। और चेरो वंश की स्थापना कब करी गई? तो चेरो वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में करी गई। 1572 ईस्वी में करी गई। कहा जा रहा है कि कौन सा चेरो वंशीय राजा था? जो कौन सा चेरो वंशीय राजा? बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख सियर के समकालीन था। तो ये कौन था भाई? तो ये था आपका साहेब राय। कौन? साहेब राय, जो कि जहांदर शाह, बहादुर शाह और फर्रुख सियर के समकालीन था। निम्नलिखित में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन? तो साहेब राय का उत्तराधिकारी थे रंजीत राय। कौन? साहेब राय। ये सब चेरो वंश के राजा थे। ठीक है। तो साहेब राय का उत्तराधिकारी थे रंजीत राय। कौन? रंजीत राय। आगे देख लेते हैं कि जो रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? तो बिहार का जो मुगल सूबेदार था सरबुलंद खां, यही रंजीत राय के शासनकाल में कहां आया था? पलामू आया था। अब देखिए, रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से कौन से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो यह क्षेत्र था आपका टोरी क्षेत्र, पलामू का टोरी क्षेत्र। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? तो टोरी परगना 1722 ईस्वी तक रंजीत राय के कब्जे में रहा। रंजीत राय के कब्जे में रहा। किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? तो रंजीत राय पर हत्या करके जयकृष्ण
रंजीत राय की हत्या करके जयकृष्ण राय ने पलामू पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, पलामू पर अधिकार। बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल किया? जयकृष्ण राय जिसने कि किसकी हत्या कर दी थी? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि जयकृष्ण राय की हत्या जयकृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या कर दी और उसके बाद 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा वही जयकृष्ण राय बने और उससे कर वसूल किसने किया था? तो उससे कर वसूल किया था फखरुद्दौला ने। किसने? फखरुद्दौला ने। याद कीजिए हमारे साथ, बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय जिसने की हत्या करी थी रंजीत राय की, उससे कर वसूल शुरू कर दिया। ठीक है, जयकृष्ण राय से। अब यहां पर बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपए कर वसूल करना शुरू कर दिया था भाई? तो ये था आपका 5,000 रुपये। 5,000 रुपये बिहार का सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से 5,000 रुपये का कर लेना शुरू कर दिया था। कितना? 5,000 रुपये का कर लेना शुरू कर दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, यहां पर लिखा हुआ है 1753 ईस्वी की बात है। 1753 ईस्वी की बात है। बिहार के सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने 1753 नहीं 1733 ईस्वी 1733 ईस्वी अलीवर्दी खान ने चेरो राजा से कितने रुपये सालाना मालगुजारी निर्धारित किया? तो कितने? तो 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये। अब देखिए 1740 ईस्वी की बात है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया? तो यह था आपका जैनुद्दीन खां। देखिए 1730 ईस्वी में फखरुद्दौला ने, 1740 ईस्वी में बिहार के सूबेदार कौन बने? जैनुद्दीन खां। और उसने चेरो राजा जयकृष्ण राय को कहा कि आपको 5,000 रुपये कम हम यहां क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह था आपका हिदायत खां। मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति चेरो राजाओं पर, वो था आपका हिदायत खां। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां क्या था? तो वो क्या था देख लेते हैं। जैनुद्दीन खां। जो जैनुद्दीन खां अभी हमने देखा था बिहार का सूबेदार 1740 ईस्वी में, तो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था कौन? हिदायत खां। कौन था? हिदायत खान। आगे देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? अच्छा, सिंह वंश का ग्रंथ है वंश प्रभा लेखन। सिंह वंश का ग्रंथ है वंश प्रभा लेखन। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह थे सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक। सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया? तो इतने 13 राजाओं ने सिंह वंश की पहली शाखाओं में 13 राजाओं ने शासन किया था। 13 राजाओं ने शासन किया था। सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? तो सिंह वंश की पहली शाखा का शासन जारी रहा था 13वीं सदी के प्रारंभ तक। मतलब 8वीं सदी से स्टार्ट हुआ, 13वीं सदी के प्रारंभ तक, मतलब लगभग 500 साल तक इसका शासन रहा था पहली शाखा का। अच्छा, दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई? दूसरी शाखा की स्थापना 1205 यानी कि 13वीं सदी में करी गई। 13वीं सदी के प्रारंभ में सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना करा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना दर्प नारायण सिंह के द्वारा करी गई थी। दर्प नारायण सिंह के द्वारा। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक, अच्छा, सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक, पहले शासक तो दर्प नारायण सिंह हो गए और दूसरे शासक थे युधिष्ठिर। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक युधिष्ठिर। सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक दर्प नारायण सिंह। कब हुआ इसका संस्थापना? तो ये 1205 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। युधिष्ठिर जो कि सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक थे, उसने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपनी हाथों में लिया था? तो ये 1262 ईस्वी में। कितने में? 1262 ईस्वी में। युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक काशीराम सिंह बना था। युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना था? काशीराम सिंह। ठीक है, काशीराम सिंह बना था। काशीराम सिंह किसके समकालीन था? काशीराम सिंह किसके समकालीन था? तो काशीराम सिंह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। याद रखिएगा, काशीराम सिंह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी पोरहाट में बनाई थी। काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी पोरहाट में बनाई थी। अब आगे देख लेते हैं।
काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर कौन बैठा? काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर बैठने वाले थे अच्युत सिंह। कौन? काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर अच्युत सिंह बैठे। सिंह वंश की कुल देवी कौन थी? सिंह वंश की कुल देवी थी पौरी देवी। सिंह वंश की कुल देवी थी पौरी देवी। सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो यह करा गया था अच्युत सिंह के द्वारा। अच्युत सिंह के द्वारा। सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ उसे छोड़ दिया गया था? तो ये थे आपके अर्जुन सिंह प्रथम। सिंह वंश के राजा थे अर्जुन सिंह प्रथम और बनारस की तीर्थ यात्रा से ये लौट रहे थे। उस समय एक मुसलमान के द्वारा उसे पकड़ लिया गया था और बाद में 32 फॉलोवर्स के साथ उसे छोड़ भी दिया गया था। तो ये याद रखिएगा अर्जुन सिंह प्रथम था। ठीक है। अब बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर लेकर गया था? तो ये कटक लेकर के गया था। कहां पर? कटक लेकर के गया था। अब देखिए अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक बनने वाले थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश के शासक बने थे। जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था कितनावा, मतलब कौन से नंबर का ये शासक था? तो ये था आपका 13वें नंबर का। कितने नंबर का? 13वें नंबर का शासक था जगन्नाथ सिंह द्वितीय। सिंह वंश का 13वें नंबर का शासक था। और जगन्नाथ सिंह किसके बाद बने थे? तो अर्जुन सिंह प्रथम के बाद। अर्जुन सिंह प्रथम को एक मुसलमान के द्वारा बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के समय उसे पकड़ लिया गया था और कटक में लेकर जाया गया था। बस आपको इतना ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? तो ये कौन थे? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। अभी हमने जिसके बारे में देखा था जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से, मतलब ये बहुत ज्यादा क्रूर शासक था और इसके उत्पीड़न से तंग आकर भुइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। अब देखिए सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर भी कहा जाता है? तो ये कौन से राजा थे? तो ये थे आपके अर्जुन सिंह द्वितीय ने। सिंह वंश के अर्जुन सिंह द्वितीय ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया जिसे कि सिंहभूम पीर कहा जाता था। विक्रम सिंह कौन था भाई? तो विक्रम सिंह था अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा। कौन था? अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा। और अर्जुन सिंह द्वितीय ने विक्रम सिंह को 12 गांव दिए थे जिसे कि सिंहभूम पीर भी कहा जाता है। विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? तो विक्रम सिंह जो कि अर्जुन सिंह द्वितीय के चाचा थे और इसने सिंहभूम पीर का विस्तार करने लगा क्योंकि कोई भी शासक होता था जब अपना उसको कोई राज्य मिलता था तो आसपास के एरिया में क्या करता था कि वो अपना थोड़ा सा प्रशासन जो है बढ़ाने की कोशिश करता था। और उसी समय विक्रम सिंह को जब दिया गया सिंहभूम पीर 12 गांव जो दिए गए थे तो उसके शासन को उसके विस्तार करने के दरम्यान में जब विस्तार कर लिया तो उसकी राजधानी उसने कहां पर बनाई थी? तो यह बनाया था सरायकेला। कहां पर? सरायकेला में बनाया था। विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? अच्छा, यहां पर यह बताना है कि बताइए कौन से क्षेत्र पर कब्जा किया था? तो कांडू, बंकसाई, गम्हरिया, ये सारे के सारे क्षेत्रों पर विक्रम सिंह ने अपना कब्जा किया और अपनी सीमा का विस्तार किया था, अपनी बॉर्डर का इसने विस्तार किया था, एक्सपेंड किया था अपने आप को, कुल मिलाकर बात कहे तो। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी था अमर सिंह। कौन? अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी यानी कि इसके बाद के राजा कौन थे? अमर सिंह थे। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? तो ये आपके थे कौन? हो जनजाति तथा कोल जनजातियों के लोगों के द्वारा उपद्रव किया गया था जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में। याद रखिएगा। ठीक है। अब क्योंकि आपको क्लास में ही सारी की सारी बातों को याद करना है, एक दो बार आप इसे देखेंगे और उसके बाद जब स्पीड बढ़ा करके दोगुना स्पीड में देखेंगे उसके बाद झारखंड जीके से आप हो आदिवासियों के उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्नलिखित में से कहां के राजा से मदद मांगी थी? तो यह था आपके छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से मदद मांगा गया था। ठीक है, छोटा नागपुर के खास के। अब देखिए कहा जा रहा है कि हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? किस नागवंशी? तो दर्पनाथ सिंह से। किससे? दर्पनाथ सिंह से मदद मांगी थी। अब देखिए सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र
में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश हुआ था 1767 ईस्वी में। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश हुआ था 1767 ईस्वी में। अच्छा, सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के का प्रवेश हुआ अंग्रेजों द्वारा एक युद्ध जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को पराजित करने के बाद। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या है, सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ। तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकाओं को पराजित करने के लिए अंग्रेजों से जब मदद मांगी गई थी, तो उसके बाद ही क्या हुआ, सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का क्या हुआ, एंट्री हो गया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि जो इनमें से किससे किससे मानभूम के मानवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मानभूम के मानवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें किससे, तो 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख से, 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख, मतलब कि इन दोनों से हमें मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण कवि गंगाधर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कवि गंगाधर के द्वारा किया गया था। यहां पर लिखा जा रहा है कि मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था? जनजातीय स्वराज्य आंदोलन, भूमिज स्वराज्य आंदोलन या फिर किसान स्वराज्य आंदोलन। तीनों में से कोई भी मानवंश के आक्रमण मतलब अत्याचार से नहीं उभरा था। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया था? तो ये कौन से जनजाति थे? सबर जनजाति के लोग। कौन से जनजाति के लोग? सबर जनजाति के लोग। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? हमने इसके बारे में कल भी बात किया हुआ है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह के द्वारा करी गई थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब करी गई? रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में करी गई। 1368 ईस्वी में करी गई। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्नलिखित में से किस वंश के दरबार में थे? तो बागदेव सिंह जो थे वो पहले नागवंश के दरबार में थे। कहां पर? नागवंश के दरबार में थे। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित करके उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो ये था आपका कर्णपुरा के क्षेत्र का। ठीक है, कर्णपुरा के क्षेत्र के राजा को पराजित करके वहां पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ था? अच्छा, रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष जो देखने को मिलता है वो दलेल सिंह, ठीक है, जो कि रामगढ़ के किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ था, यानी कि जो ग्रो किया था वो दलेल सिंह। और बागदेव सिंह तो रामगढ़ राज्य की स्थापना ही किया था इसने। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कि दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन कब से कब तक किया था? तो दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया 1667 से 1724 ईस्वी, यानी कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो लगभग जो है कितना 30 और 25, तो 55 साल तक लगभग क्या किया, 55-56 साल तक यहां पर इसने शासन किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? ये दलेल सिंह कौन? रामगढ़ राज्य के राजा थे। ठीक है, जिसने कि 1667 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक इसने शासन किया था, दलेल सिंह। और दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या कर दी थी? तो किस राजा की? तो ये राजा कौन थे? मगर सिंह। किसके? मगर सिंह, जो कि 6 राज्य के राजा थे और इसकी हत्या कर उसके विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों पर दलेल सिंह ने अधिकार कर लिया था। अब देखिए, दलेल सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा के मगर सिंह की हत्या कर दी थी? तो ये किस वर्ष किया था इसने? तो ये किया था 1718 ईस्वी में। किसमें? 1718 ईस्वी में। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बना? दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक बना था विष्णु सिंह। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह। दलेल सिंह के बाद अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर आक्रमण 1747 ईस्वी में। कब? 1747 ईस्वी में भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने किया था। ठीक है, अब देखिए, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने के लिए भेजा था? तो ये कौन था? ये था आपका हिदायत अली खान को। हिदायत अली खान को। अब देखिए, बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय की थी? तो कितने वार्षिक मालगुजारी तय की थी? तो 12,000 रुपये। इसके पहले भी हमने देखा था हिदायत अली खान ने। ठीक है, अब देखिए 1751 से 1752 ईस्वी में। ठीक है, 1751 से 1752 ईस्वी में नरहत समिया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था? अब समझौता कोई क्यों करेगा जब मजबूर हो जाएगा, तो उसे विवश कर दिया था कामगार खान ने। किसने? कामगार खान ने। नरहत समिया के जमींदार कामगार खान ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था 1751-52 के आसपास। ठीक है, चलिए आगे।
बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? अच्छा, बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी? तो ये था आपका मीर कासिम के मीर कासिम था। देखिए आगे देखिए 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी? तो ये आपका था मरकत खान और असदुल्लाह खान के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब देखिए विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बना? विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक बना मुकुंद सिंह। याद कीजिए मेरे साथ, विष्णु सिंह के बाद मुकुंद सिंह, विष्णु सिंह के बाद मुकुंद सिंह। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहां थी? रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी थी सिसिया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी थी सिसिया। और रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहां थी? तो रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी थी पदमा। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी थी पदमा। रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में नीचे कौन सा गलत है? तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर कौन सा गलत है। तो सिसिया यानी कि अब यहां से हम देखते हैं कि सिसिया बागदेव सिंह। अब हमने देखा कि रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहां पर थी? सिसिया थी। और बागदेव सिंह ही रामगढ़ राज्य का स्थापना किया था। तो प्रथम राजधानी सिसिया, तो ये सही है। हेमंत सिंह ने रामगढ़ की राजधानी बादम बनाई थी। तेज सिंह ने इचाक और दलेल सिंह, ये गलत है क्योंकि दलेल सिंह बीच में ही आता है, तो दलेल सिंह पदमा नहीं था। ठीक है, अब आगे देखते हैं दलेल सिंह के शासन काल में रामगढ़ की राजधानी कहां थी? दलेल सिंह के शासन काल में रामगढ़ की राजधानी रामगढ़ ही थी। तो पदमा जो यहां पर दिया गया है वो गलत है। ठीक है, और रामगढ़ की अंतिम राजधानी थी पदमा। ठीक है, और पहली राजधानी सिसिया। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पदमा और पहली राजधानी सिसिया। हेमंत सिंह ने बादम स्थानांतरित किया, बागदेव सिंह ने सिसिया बनाया, तेज सिंह ने इचाक और दलेल सिंह ने रामगढ़ ही बनाया। किसने? रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया था? रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? इनमें से किस अधिनियम के द्वारा? तो याद रखिएगा, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? तो यह धारा था आपका धारा 3 के तहत। याद रखिएगा धारा 3 के तहत 1955 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो यह था आपका 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1955 को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम धारा 3 के तहत। धारा 3 के तहत खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब की गई थी? खड़गडिहा राज्य की स्थापना करी गई थी 15वीं सदी में। 15वीं सदी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना हंसराज देव के द्वारा की गई थी। हंसराज देव के द्वारा। हंसराज देव ने इनमें से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? तो यह था आपका बंदावत ने। हंसराज देव ने किस जनजाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? तो बंदावत जनजाति के शासक को पराजित करके हंसराज देव ने हजारीबाग पर अपना शासन स्थापित किया था। खड़गडिहा राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? तो याद रखिएगा कि गिरिडीह, खड़गडिहा राज्य का विस्तार अभी जो वर्तमान में गिरिडीह है वहां तक खड़गडिहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? तो खड़गडिहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव जो थे वो दक्षिण भारत के निवासी थे। मूलतः अगर बात करें तो दक्षिण भारत के निवासी थे। हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये थे आपका ब्राह्मण वंश के साथ। किसके साथ? ब्राह्मण वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था हंसराज देव ने। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो ढाल भूमि के ढाल वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है? तो यहां पर बात कर रहे हैं कि ढाल भूमि के ढाल वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस राज्य का विस्तार यानी कि ढाल भूमि के ढाल वंश के राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था। बिल्कुल सही है। इस वंश के शासन काल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। यह भी सही है। और याद रखिएगा तो यह क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। अब देखिए यहां पर लिखा गया है कि मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य पंचेत था। इसे भी याद रख लीजिएगा। और पंचेत के बारे में हमने शुरू में ही बात किया था। ठीक है, अच्छा, किस राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय की पूछ या फिर चंवर? यह भी याद रख लीजिएगा। कपिला गाय की पूछ को अन्य नाम क्या है? कपिला गाय की पूछ का अन्य नाम क्या? तो चंवर है। और ये कपिला गाय की पूछ
किस राज्य का राज्य चिन्ह था? तो ये था आपका पंचेत राज्य का, किसका? पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह था। अब देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा भी कहा जाता था? तो अभी हमने देखा कि पंचेत राज्य जो है अपनी राज्य चिन्ह ही गाय का पूछ रखा था, तो गोमुखी राजा इसे कहा जाता था। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला चैप्टर है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। और उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी एक गुजारिश है, एक सपोर्ट है। आप लोग अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर हमारा मेहनत आप लोगों के लिए जो कंटेंट की जो डिलीवरी है, कंटेंट की जो क्वालिटी है परीक्षा हॉल 247 की, अगर आपको पसंद आता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, झारखंड जीके हो, या फिर जीके जीएस जब आगे पढ़ाया जाएगा, और मैथ्स भी आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा एक अच्छे से अच्छा एक कंटेंट के साथ। आपको मैथ्स और रीजनिंग भी कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि अभी टीम हमारे पास नहीं है उतना जो कि अभी बहुत सारी चीज़ों को कराया जा सके, लेकिन आपके सपोर्ट से यहाँ पर टीम भी आज मतलब हो सकती है। और अगर आप सपोर्ट करेंगे, एक छोटे से प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट करेंगे जो कि अभी इतना अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकता है, तो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पर दी जा सकती है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप पेपर 2 में, जैसे एसएससीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोटा लिया है, तो 25 तारीख यानी कि कल से पहले इस कोर्स में इनरोल हो जाएं। और अगर आप नहीं भी हैं पेपर 2 में, तो सपोर्ट करने के लिए जो आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे होंगे जो कि खोरछा लिया है, तो उनको जरूर इसके बारे में बताइएगा। और ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और उस पर व्हाट्सएप करने के लिए आप कहिएगा। अगर आप सच में जैसे सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं, तो पेपर 2 यानी कि लैंग्वेज पेपर में आपको लीड लेना होगा, और तभी आप अधिकारी बन सकते हैं और अपना नाम मेरिट लिस्ट में चमका सकते हैं। तो इस कोर्स को ध्यान में रखिएगा। फाइनल टच रिवीजन होगा, बहुत बड़ा सिलेबस है खोरठा का, और खोरठा के सिलेबस को एक समराइज वे में समेट करके हम किस प्रकार से उसको रिवीजन कर पाए कम समय में, कि अगर अगर एग्जाम आ जाए तो बहुत सारे पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कैसे उसको समेटा जाए, और पेपर 2 में ही अगर टाइम लग जाएगा, खोटा का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो किस प्रकार से हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जरूर इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, या फिर जो आप अगर टेलीग्राम पे होंगे तो इस फोटो को, इस ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, इसको थोड़ा शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइएगा। इससे अगर आप ये करते हैं तो आपको सब कुछ सही टाइम पे यहाँ पर मिलेगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। क्या देखेंगे? झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड में पहली बार, इसके एक मिनट, इसका पेन चेंज कर लेते हैं। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? तो झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था 1767 ईस्वी में। और कैसे हुआ था इसके बारे में भी हमने बात किया था। झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो ये किया था सिंहभूम वाले क्षेत्र में। ठीक है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया, उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था, और इन राजवंशों के शासन वाले क्षेत्र को सुमेलित करें नीचे में दिया। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोल्हान क्षेत्र में कौन से मतलब शासक शासन करते थे? तो ये हो शासक ही, ठीक है, कोल्हान में हो ही करते थे, तो कोई बात नहीं। पोरहाट में सिंह वंशों का क्या था, शासन था। धालबुम में धाल वंशों का शासन था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीनों सही है, तो देख लेते हैं क्या। हाँ, 1, 2, 3 हो जाएगा। अब देखिए मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? अंग्रेजों ने फर्गुसन को 1767 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए भेजा था। ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? तो ढाल विद्रोह किया गया था आपका 1767 में। कब? ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? तो ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, सॉरी। अब देखिए क्या है कि ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो ये था आपका 5,000 रुपये। कितने? याद रखिएगा, ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को 5,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। अब देखिए 1767 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया था? तो ये लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में, लेफ्टिनेंट रूक। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को, ठीक है, नीमू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित किया। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो ये 1777 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में दूसरी बार ढालभूम का राजा जगन्नाथ ढाल को घोषित किया गया था। लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो लेफ्टिनेंट रुक ने
1783 ईस्वी में सैनिक अभियान चलाया था। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपये तय किया गया था? 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर 4267 रुपये 4267 रुपीस किया गया था तय। ठीक है, अब देखिए 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी? ठीक है, याद रखिएगा कि 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था? तो ये था शिवनाथ सिंह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? शिवनाथ सिंह के विरुद्ध। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता देने से मना कर दिया था। क्यों? ऐसा क्यों किया था? तो ये ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि अंग्रेज जो थे उस समय कटक के मामले में व्यस्त थे। अंग्रेज जो थे उस समय कटक के मामले में व्यस्त थे। 1773 ईस्वी की बात करते हैं। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी ने किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ के लिए पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था। ठीक है, और किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। तो ये बात है, ये क्या था? कैप्टन फोर्बिस ने। किसने? कैप्टन फोर्बिस ने। कैप्टन फोर्बिस ने 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था? तो यह था आपका सरायकेला और खरसावां, दोनों राज्य को कंपनी अपने संरक्षण में ले ले, ऐसा पोरहाट के राजा ने कंपनी से गुजारिश की थी। सरायकेला तथा खरसावां दोनों। इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? अच्छा, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के कंट्रोल में लाने का निर्णय किया? तो यह था आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। किसके बाद? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? अच्छा, 1 फरवरी 1820 को कंपनी के पोरहाट के घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? तो कैप्टन रसेल। अब देखिए 1820 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने का इनमें से कौन सा उद्देश्य था? अच्छा, कौन सा उद्देश्य था कि घनश्याम सिंह को कंट्रोल में लाया जाए? ठीक है, तो यह था आपका कोल विद्रोहियों पर एक तो नियंत्रण स्थापित करना, दूसरा सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, तीसरा संबलपुर और बनारस के बीच एक संपर्क स्थापित करने के लिए, क्योंकि संबलपुर उड़ीसा में, बनारस इधर यूपी के साइड में, संबलपुर उड़ीसा और बनारस यानी कि यूपी, और दोनों के बीच में पड़ जाता था आपका झारखंड वाला क्षेत्र। तो दोनों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सिंहभूम वाले क्षेत्र को ये क्या करना चाहता था? अपने बस में लाना चाहता था। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो ये देखिए इनमें से कौन सा उद्देश्य था? एक तो सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, दूसरा सरायकेला राज्य से अपनी कुलदेवी की मूर्ति वापस पाना, तीसरा कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। तो ये सारे के सारे कारण थे जिसके कारण पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, ये सारे के सारे कारण थे। अब देखते हैं पोरहाट राज्य की कुलदेवी कौन थी? पोरहाट के राज्य की कुलदेवी थी पौरी देवी। पोरहाट राज्य की कुलदेवी थी पौरी देवी। और इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी थी? तो ये थे आर डब्ल्यू गिलबर्ट, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, और इसके दबाव बनाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहा जा रहा है 1821 ईस्वी की बात है, अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था? तो यह था आपका हो जनजाति को विवश कर दिया था। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा सरायकेला राज्य? तो विक्रम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम सिंह के द्वारा। किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? अच्छा, हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था आपका 1820 ईस्वी में। कब? 1820 ईस्वी में रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच
हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मेजर रबसेज ने। मेजर रबसेज ने किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। किसके लिए? विवश कर दिया। अब यहां पर देखते हैं, ये थे कर्नल रिचर्ड। कौन थे? कर्नल रिचर्ड। इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में, इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ था? तो किसकी सलाह पर भेजा था? विल्किंसन की सलाह पर। किसके? विल्किंसन की सलाह पर। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो ये था 1837 ईस्वी। 1837 ईस्वी में ऐसा किया गया था कि कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई और उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना करी गई थी? तो किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा। ब्रिटिश शासन काल में संयुक्त बिहार यानी कि झारखंड विभाजन से पहले जब संयुक्त बिहार था ब्रिटिश शासन काल में, उस समय इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? ब्रिटिश शासन काल में संयुक्त बिहार में इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? तो ये था आपका सरायकेला खरसावां। क्या था? सरायकेला खरसावां, ये दोनों रियासत थी। अब देखिए, सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा करी गई? सरायकेला रियासत की स्थापना सिंह वंश के द्वारा करी गई थी। सरायकेला रियासत की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो सिंह वंश के द्वारा करी गई थी। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ था? तो ये आपका 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में सरायकेला रियासत और अंग्रेजों के बीच पहली बार इसके बीच संपर्क स्थापित हुआ था। 1803 ईस्वी के 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी और जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? तो ये था आपका अभिराम सिंह। 1803 ईस्वी में जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें सरायकेला के राजा अभिराम सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी और जिसके बाद की उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था। अब देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी? तो ये था आपका किस वर्ष? तो ये 1899 ईस्वी में। कब? 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दे दी थी। अब 1770 ईस्वी की बात है, उस समय पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? तो ये था जयकृष्ण राय। किसने? जयकृष्ण राय ने। 1770 ईस्वी में पलामू के जयकृष्ण राय, जो कि एक चिरो वंश के शासक थे, पलामू के जयकृष्ण राय ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी। ठीक है। अब देखिए, सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध बदला लेने के लिए जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? तो ये चित्रजीत राय के सहयोग मांगी थी। सैनाथ सिंह की हत्या जब कर दी गई किसके द्वारा? जयकृष्ण राय के द्वारा, तो उसका बदला लेने के लिए जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय से क्या किया था? सहयोग मांगा था चित्रजीत राय से। जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी और पलामू किले पर अधिकार कर लिया था? तो ये था आपका चेतमा की लड़ाई। किसमें? चेतमा की लड़ाई में क्या हुआ? जयनाथ सिंह, जो कि सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था, किससे? जयकृष्ण राय से। और जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग मांगा और दोनों ने मिलकर के जयकृष्ण राय पर आक्रमण किया और चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी गई, पलामू किले पर अधिकार कर लिया गया। ये कौन सी लड़ाई में हुआ था? तो ये चेतमा की लड़ाई में हुआ था। और चेतमा की लड़ाई अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वर्ष हुई थी, तो 1770 में ही हुई थी। चेतमा की लड़ाई 1770 ईस्वी में ही हुई थी। चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? तो ये बना था चित्रजीत राय। यानी कि जयनाथ सिंह केवल क्या चाहता था? प्रतिशोध चाहता था। क्या चाहता था? प्रतिशोध चाहता था। किससे? जयकृष्ण राय से, कि चलो हमसे मिलकर के लड़ो और वहां अगर हम जीत जाएंगे तो तुम वहां का राजा बन जाना। तो चित्रजीत राय जो है उसके बाद पलामू का शासक बन गया था। किसके बाद? चेतमा की लड़ाई के बाद 1770 ईस्वी में। अब देखिए, चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? तो पलामू का दीवान बना था जयनाथ सिंह। मतलब कि जयनाथ सिंह दीवान बन गया और शासक कौन बना? चित्रजीत राय बना। चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की थी? तो ये था उदवंत राय अखौरी। उदवंत राय अखौरी। चित्रजीत राय की जगह पर वो गोपाल राय को शासक बनाना चाहता था। तो ये कौन थे? उदवंत राय अखौरी। उदवंत राय अखौरी। चलिए आगे देख लेते हैं कि 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर
पलामू पर अधिकार कर लिया। तो ये आपका था कौन? कैमक। ठीक है, कैमक जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। अब कौन? अखौरी गया कहां पर कि चलिए जाइए चित्रजीत राय को हराइए और उसके जगह पर गोपाल राय को बना दिया जाए वहां का शासक। तो 1771 ईस्वी में कैमक उस पर आक्रमण करता है और चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू पर अधिकार। कैमक के द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए? किस स्थान पर चले गए? तो ये चले गए थे रामगढ़ पर। कहां पर? रामगढ़ चले गए थे। देखिए, चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे बनाया? चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों, जो कि गोपाल राय को बनाना चाहते थे तभी तो गए थे, तो गोपाल राय को बनाया। ठीक है, 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद क्या हुआ था? अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया था? तो 4000 रुपये। याद रखिएगा, 1771 ईस्वी में गोपाल राय को जब वहां का राजा बना दिया गया पलामू का, तो उसके बाद बोला कि तुम मुझे 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी दोगे। ठीक है, 4000 रुपये। अब देखिए एक प्रकार क्या है, 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह, ठीक है, 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित कर दिया था? तो ये था टॉमस स्कॉट को। टॉमस स्कॉट को। अब देखिए 1772 ईस्वी की बात है, चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मौत हो गई थी? तो ये था आपका पेलविन। कौन था? पेलविन। अब देखिए जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? जयनाथ सिंह जो कि एक चिरो राजा था जिसने कि जयकृष्ण राय की हत्या की थी किसके साथ मिलकर? चित्रजीत राय के साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि जयकृष्ण राय ने सियानाथ सिंह को मार दिया था। तो ये सब पूरी कहानी हम लोग यहीं से ऑब्जेक्टिव से ही समझ गए हैं। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? तो वो किया था 1772 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा था दर्पनाथ सिंह। दर्पनाथ सिंह। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया था? तो 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया? तो ये था आपका कितने कितने रुपये मालगुजारी देने के लिए? 20,000 रुपये बोला। बोला कि तुम्हें 20,000 रुपये देना पड़ेगा, और बहुत होता था इतना रकम। और उसने मुकुंद सिंह ने कहा हम नहीं दे पाएंगे। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया था? तो ये था आपका कैमक। किसने? कैमक ने। अब आगे देख लेते हैं कि 1772 ईस्वी में कैमक के द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो ये आपका कैप्टन इवेंस। 1772 ईस्वी में कैमक के द्वारा रामगढ़ राज्य में आक्रमण के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो कैप्टन इवेंस की। कैप्टन इवेंस की। अब चलिए देखते हैं कि जो 1722 ईस्वी में कैमक के द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहां चला गया था? तो रामगढ़ से भागकर वो चला गया था पंचेत। कहां चला गया था? पंचेत चला गया था। 1722 ईस्वी की बात है। अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये हिटली ने किया था। किसने? हिटली ने किया था। चलिए देख लेते हैं। 1722 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को किसने संरक्षण प्रदान किया? हिटली ने। किसने? हिटली ने। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा तेज सिंह को। अब कहता है कि रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों के द्वारा कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया गया? तो यह किया गया था 30,000 रुपये। बाप रे बाप। ठीक है, चलिए इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? तो ये था आपका फर्ग्यूसन। इनमें से किस? फर्ग्यूसन जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, इसने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। फर्ग्यूसन, याद रखिएगा। अब देखिए 1783-84 की बात है। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो ये कौन था? मेजर क्रॉफर्ड। मेजर क्रॉफर्ड। 1783-84 की बात है। अंग्रेज अधिकारी जो कि एक अंग्रेज अधिकारी मेजर क्रॉफर्ड थे, इसने झरिया क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। अब ये लोग खुद अशांत थे और ये शांति बहाल करना चाहते थे। चलिए कोई बात नहीं, इसको डिटेल में हम लोग थ्योरी क्लास में देखेंगे।
इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था? तो जंगल तराई के नाम से जाना जाता था संथाल परगना को। किसे? संथाल परगना को जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए 1676 ईस्वी की बात है, अंग्रेजों के द्वारा, सुनिएगा ध्यान से, 1676 ईस्वी की बात है, अंग्रेजों के द्वारा कौन सा क्षेत्र में व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई और जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? तो ये संथाल परगना वाला क्षेत्र ही था, संथाल परगना वाला क्षेत्र ही था। किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी कर दिया था? तो ये कौन थे भाई? ये थे आपके औरंगजेब। किस मुगल शासक ने? 1702 ईस्वी में, तो 1702 में तो औरंगजेब ही था मुगल शासक। तो उस समय कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था औरंगजेब ने। देखिए पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला, पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो कौन था? सिराजुद्दौला। अब आगे देख लेते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था मेजर एडम्स के नेतृत्व में 1763 में। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था राजमहल क्षेत्र में, ठीक है, राजमहल क्षेत्र में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक वृहद योजना प्रस्तुत की थी? तो ये था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन के लिए एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी, रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक था चैपमैन। कौन था? चैपमैन। अब हम लोग आगे देखेंगे अगले क्लास। तो ये पूरा बुक बहुत अच्छी बुक है, इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ठीक है। इस बुक को पूरा कंप्लीट करना होगा और इस बुक को एक बार कंप्लीट करके जब हम एग्जाम में बैठेंगे, साथ ही साथ थ्योरी भी होगा, पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं, तो एक झारखंड जीके का एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। साथ ही साथ जीके जीएस के लिए भी आप लोगों के लिए जल्दी ही ल्यूसेंट बुक को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ल्यूसेंट बुक एक बार आप केवल सुन करके चले जाएंगे, जीके जीएस में आपको परेशानी नहीं होगी। जनरल साइंस में कोई एक ल्यूसेंट का जो जितना भी जनरल साइंस का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, आपको 2-2 4-4 घंटे में मैराथन की तरह आपको दे दिया जाएगा। आप उसे सुन लीजिएगा, जीके जीएस यानी कि 30 और 20 50 मार्क्स। उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठिए उसको सुन करके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंप्यूटर के एमसीक्यू भी कल से स्टार्ट हो जाएंगे, 20 नंबर वहां से, 40 नंबर आपका आ जाएगा झारखंड से, और साथ में बचा मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स रीजनिंग आप लोग अपने से कीजिए। अभी अगर एग्जाम बहुत नजदीक है तो मैथ्स और रीजनिंग अपने से करना होगा। रीजनिंग के सेट प्रैक्टिस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही पेपर 2 में अगर आपने लैंग्वेज पेपर में कोटा लिया है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। और अगर हमारे इंजन मतलब कहता है ना कि फ्यूल अगर होगा तो हम दौड़ पाएंगे थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं किया जा रहा है, बस मात्र अभी 499 की जगह 299 यानी कि 300 रुपये में जितना कुछ दिया जा सकता है उससे ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। अगर आपको बहुत कम समय में इतना मार्क्स लाना है, 90-95 प्लस लाना है पेपर 2 के अंदर खोटा में, तो आप जरूर कीजिएगा। और अगर आपने खोटा नहीं भी लिया है तो भी आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। इस जो आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइएगा। जय हिंद।